500 बिलियन डॉलर्स या आधा ट्रिलियन डॉलर्स। ये वो आंकड़ा है जो कि महाराष्ट्र स्टेट ने पार कर लिया है अपने जीडीपी नंबर्स के हिसाब से, और इस वजह से ये पहला स्टेट बन गया है पूरे देश के अंदर एक बड़े मार्जिन के साथ ये मुकाम हासिल करने के लिए। लेकिन ये हुआ कैसे? एक जमाना था जब मुंबई, चेन्नई या उस जमाने का मद्रास और कलकत्ता से काफी पीछे हुआ करता था, और ये कुछ बहुत शतकों पहले की बात नहीं है, ये पिछले कुछ दशकों की बात है। कैसे महाराष्ट्र ने ये आंकड़ा हासिल किया, आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब भी देंगे कि क्या मुंबई अकेला रीजन है महाराष्ट्र के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक पूरी की पूरी कहानी समझने की जरूरत है यहाँ पर मल्टीपल स्टेजेस में, जो ये बताएगी कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कौन से कंडीशंस बने जो इसे इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और सबसे पहले जो मैं फैक्टर्स की बात करूंगा वो छोटे फैक्टर्स होंगे जो मेजरली इफेक्ट नहीं करते, लेकिन वीडियो के अंत में जो आने वाले बड़े फैक्टर्स होंगे जो मेजरली चीजों को इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम मेजर डिस्कशंस भी करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। पहला जो नेचुरल फैक्टर आता है वो है महाराष्ट्र के अंदर फार्मिंग में आने वाली डिस्पैरिटी। वेस्टर्न घाट्स के अगर हम वेस्ट में जाए तो आपको कोंकण रीजन मिलता है, और दूसरी तरफ विदर्भ मराठवाड़ा रीजन। जो कोंकण रीजन है वो बहुत ज्यादा बारिश के लिए तो जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे टेरेन डिफिकल्ट होने की वजह से फार्मिंग कंपैरेटिवली इतनी नहीं होती। और अगर हम जाए विदर्भ मराठवाड़ा रीजन के अंदर तो यहाँ पर जमीन तो बहुत सारी है फार्मिंग के लिए, लेकिन जो यहाँ की डिपेंडेंसी है वो बारिश के ऊपर है और वो रिलायबल नहीं है। इसकी वजह से महाराष्ट्र में एक चलन काफी सारे शतकों पहले से था, और वो था फार्मिंग के अंदर डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट होना। इसके कारण महाराष्ट्र ऐसा राज्य बना जो काफी लंबे समय से जो टिपिकल क्रॉप्स होते हैं, गेहूं, चावल वगैरह, इनसे आगे बढ़ के कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन में जाने लगा। कॉटन, टबैको ये मेन क्रॉप्स हुआ करते थे। एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस डिफिकल्ट थी तो बहुत जगह पे इरिगेशन सिस्टम्स, कनाल सिस्टम्स बनाए गए। हालांकि इसके वजह से मराठवाड़ा और जो विदर्भ रीजन है वो कोई बहुत ज्यादा सूखे से राहत नहीं ले पाया, लेकिन कंपैरेटिवली जहां पर भी इरिगेशन सिस्टम्स बन चुके थे वो भारत की दूसरे जगहों से ज्यादा रेजिलिएंट थे जब भी नेचुरल इश्यूज आते थे क्लाइमेट के हिसाब से, और इसलिए एग्रीकल्चरल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनी। अगला जो फैक्टर था वो था नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब ये थोड़ा दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे मिनरल्स, माइंस वगैरह की बात कर रहा हूँ। अब महाराष्ट्र कोई बहुत ज्यादा अल्ट्रा मिनरल रिच स्टेट नहीं है जैसे छत्तीसगढ़ या झारखंड या बिहार है, लेकिन यहाँ पर जो भी मिनरल जरूरी होते हैं किसी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी के लिए वो छोटे क्वांटिटी में क्यों ना हो वो अवेलेबल होते हैं, और इसलिए महाराष्ट्र को जो है एक सप्लाई चेन बनाने का बेनिफिट हमेशा मिलता रहा है। इसके बाद में अभी हम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया मुंबई के डेवलपमेंट के लिए। इसे उस पोर्ट सिटी के तौर पे डेवलप किया गया जो चाइना में जो ओपियम क्राइसिस चल रहा था उस समय पर जो ओपियम होता है उसके एक्सपोर्ट का हब इसको बनाया गया। कई सारे पारसी फैमिलीज जिनको ब्रिटिशर्स ने ये जिम्मेदारी दी काम करने की वो सुपर रिच बनी, और मुंबई के जो बड़े बिजनेस हाउसेस है उनका जन्म हुआ। वाडिया फैमिली, ससून फैमिली, जीजी बॉय फैमिली, गोदरेज, ये सब इसी समय पर उत्पन्न हुए, और ये इतने बड़े बिजनेस हाउसेस बन गए कि इन्होंने देश के अंदर के लैंडस्केप को बदलना शुरू किया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में भी इनके रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और इसीलिए मुंबई जो एक छोटा सा टाउन था वो इस पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना, और ये जो पॉलिसीज थी इसने मुंबई को कंपैरेटिवली जो इनसे ज्यादा ओल्डर सिटीज थे मद्रास, कलकत्ता, इनके लेवल पे लाके तो रख दिया, लेकिन इनसे आगे नहीं। जो बाद में चीजें हुई वो पोस्ट इंडिपेंडेंस थी, और वो क्या थी समझते हैं। MIDC या महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये देश के अंदर का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सपेरिमेंट्स है। 1960 के दशक में एक प्लान रखा गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए। प्लान कुछ इस तरीके से था कि एक सरकारी एंटिटी बहुत सारी जमीन अक्वायर करेगी, उस जमीन के अंदर बेसिक यूटिलिटीज देगी, और वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगी जो फैक्ट्रीज को आने के लिए अट्रैक्ट करे। और मुंबई के पास में ही बसे हुए थाने में पहली MIDC स्थापित की गई, और धीरे धीरे कल्याण, अंबरनाथ, तारापुर, तलोजा, और उसके बाद में महाराष्ट्र के कई दूसरे शहर जैसे पुणे के पास का पिंपरी चिंचवड़, संभाजीनगर, नागपुर, कई जगहों पे MIDC के सेंटर्स बनने लगे जो आज लाखों हेक्टेयर्स ऑफ जमीन संभालते हैं। और पता है यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था MIDC के पास में? ये उस जमाने में कुछ ऐसी चीजें गारंटी करते थे इंडस्ट्रीज को जो देश में कोई स्टेट नहीं कर पाता था। प्रॉपर सप्लाई ऑफ गुड वाटर, सैनिटेशन सर्विसेज और बिजली जो कि अनइंटरप्टेड हो। और इसीलिए जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ महाराष्ट्र में आना शुरू हुआ वो कंपैरेटिवली देश के बाकी स्टेट से बहुत पहले और बहुत ज्यादा तेजी से था। धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रीज बड़ी
हुई तो उनको जो नीडेड चीजें हैं, फॉर एग्जांपल एक कार कंपनी को सीट बनाने वाला चाहिए, टायर बनाने वाला चाहिए, तो सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज भी महाराष्ट्र में ही डेवलप होना शुरू हुई और बाकी स्टेट्स जो पीछे छूट रहे थे उनसे डिस्टेंस बढ़ता गया। इनफैक्ट कई लोग ये समझते हैं कि मुंबई के बिना जो है महाराष्ट्र जो है टिक नहीं सकता, लेकिन ये बात सच नहीं है। मुंबई अराउंड 19% तो दे ही देता है महाराष्ट्र के टोटल स्टेट जीडीपी का, लेकिन बाकी 80% उनके बाकी शहरों से आता है। पुणे की जीडीपी हैदराबाद से ज्यादा है। और अगर हम टॉप 5 सिटीज भी ले महाराष्ट्र के, पुणे, नागपुर, नासिक, संभाजीनगर, तो इनकी इकोनॉमिक आउटपुट देश के ज्यादातर जो स्टेट्स है उनके स्टेट कैपिटल से भी ज्यादा है। और यहाँ पे पर कैपिटा के हिसाब से देखें या नॉमिनल के हिसाब से, ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रीजन्स है और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से ही बने। एट द सेम टाइम एमआईडीसी सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं संभाल रही थी। जैसे जैसे एमआईडीसी का सक्सेस स्टोरी दुनिया को देखने को मिली, वैसे वैसे एमआईडीसी ने भी आउटसाइड वेंचर आउट होना शुरू हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि जो महाराष्ट्र में आईटी पार्क्स है, फॉर एग्जांपल पुणे, पिंपरी चिंचवड़ के अंदर जो वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी इंडस्ट्रीज है बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद में, वो भी एमआईडीसी के अंदर ही आती है। फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री, हॉरिकल्चर, इन सब के अंदर भी एमआईडीसी ने बहुत बड़े लेवल पे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। और इनफैक्ट एक रिपोर्ट थी 2006 की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, और उसमें महाराष्ट्र का रैंक 37 था, जो कि उस जमाने में साउथ कोरिया, फिलीपींस, ग्रीस, ब्राजील, इटली, रशिया, इंडोनेशिया, इन देशों से आगे था। अब 2006 की रिपोर्ट है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है और ओवरऑल देश इंप्रूव हुआ है, तो ये रैंकिंग अब और ज्यादा काफी आगे आ गई होगी। और ये एक बहुत मेजर फैक्टर था महाराष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मुंबई की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में, ओपीएम ट्रेड खत्म होने के बाद में, टेक्सटाइल ने यहाँ पे जगह ले ली, क्योंकि कैश क्रॉप्स, कॉटन यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पे बनता था महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। और कैश क्रॉप्स क्यों बनते थे वो मैंने आपको बहुत पहले बताया। इसकी वजह से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ी, और जब टेक्सटाइल मिल ओनर्स के अंदर इश्यूज आने लगे तो जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इन्होंने धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया अपने मिल्स का इनटू कॉर्पोरेट ऑफिसेस। जो ये डेवलपमेंट हुआ, इसकी वजह से कई सारे जो बड़े बिजनेस हेड्स थे उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स मुंबई में बनाए, और मुंबई धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सिटी से ट्रांसफॉर्म हो गया एक फाइनेंस हब के अंदर, जहां पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, ये सब भी आज अपना घर बसाते हैं। अगला जो एक रीजन है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के पीछे, वो कई लोग वैसे देख नहीं पाते शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी इसको भूल जाते हैं, और वो है महाराष्ट्र स्टेट की फोरसाइट। इससे मेरा मतलब क्या है, अभी अगर हम नवी मुंबई की बात करें तो इकोनॉमिकली ये देश के टॉप 20 सिटीज में आता है, लेकिन ये शहर आज से 40 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। 30 साल पहले ये किसी गांव के बराबर था, और एक्चुअल जो बड़ा शहर ये बना है ये पिछले 20 से 25 साल में ही बना है। और 1970 के दशक में एक चीज को जो कंसीव किया गया एज एन थॉट, उसको रियलिटी में बनाने का जो इमेजिनेशन है वो उस जमाने में करना जरूरी था, और वो किया गया। अगर नवी मुंबई नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मुंबई की जीडीपी दिल्ली से आज नीचे होती, और ऐसी चीजें मुंबई और महाराष्ट्र करते रहता है। और एक सिटी जो संभाजी नगर के पास में है, वो अभी तो छोटी लग रही है, लेकिन फ्यूचर में संभाजी नगर के जीडीपी के अंदर एक मेजर ग्रोथ ले आएगी। सिमिलर चीज जाती है मुंबई 3.0 के लिए, जहां पर अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी काम चल रहा है, लेकिन 25 साल बाद वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और कई जो शहर है, और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो है लिटरेसी एट बेसिक लेवल। और हालांकि हमारे यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन अभी भी बहुत ज़्यादा टॉप क्वालिटी नहीं है, जहाँ से बाहर निकलने के बाद में दुनिया भर में कोई भी एम्प्लॉयबल बन जाता है, लेकिन एटलीस्ट महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये हालत नहीं है कि 10th में से निकला हुआ कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा पढ़ लिख तक नहीं पाता या बेसिक मैथ्स नहीं कर पाता। प्रॉब्लम्स सिस्टम में अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा देश का स्टैंडर्ड इतना खराब है कि महाराष्ट्र स्टेट में से पढ़े हुए बच्चे एटलीस्ट एक बेसिक लेवल के एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ में निकलते हैं 10th एंड 12th के बाद। उसके बाद में टेक्निकल पॉलिटेक्निक एजुकेशन का जो नेटवर्क है वो भी अच्छा है, और इसकी वजह से जो वर्कफोर्स अवेलेबल है महाराष्ट्र में वो भी क्वालिटी है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है इस स्टेट के ग्रोथ के अंदर। अगर अभी आंकड़ों की बात कर ले तो करेंटली महाराष्ट्र पूरे देश का 14.7% कंट्रीब्यूशन देता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो सबसे बड़े नंबर पर है। 29.68% जो एफडीआई वो आती है वो सीधे महाराष्ट्र में आती है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर 61% कंट्रीब्यूशन है, और एग्रीकल्चर के अंदर भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर जो मार्जिन है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के बीच में वो बड़ा है, और होपफुली जो बाकी स्टेट्स है वो भी धीरे धीरे अपनी ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाते जाएंगे। और बाकी स्टेट्स अगर हम देखें, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये भी अभी काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो पॉलिसीज महाराष्ट्र ने कई दशकों पहले अडेप्ट की उनको मॉडिफाई करते हुए और बेहतर करते हुए इंप्लीमेंटेशन उनका कर रहे हैं, तो आगे इसका इम्पैक्ट उनको जरूर देखने मिलेगा। आपको कैसे लगती है वीडियो मुझे जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।